ऐसे समझना, ये हमारा सोलर सिस्टम और ये हमारा आ गया सबके पापा सन जी आ गए और ये हमारे 8 प्लैनेट आ गए। हम अभी इस अर्थ की बात कर रहे हैं कि ये कैसे बना होगा। हमारा इंसान है, ठीक। मैं इंसान हूँ, खुद सोचो, मैं इन्वायरमेंट से क्या ले रहा हूँ? ऑक्सीजन ले रहा हूँ, फूड ले रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, लैंड दे रहा है मुझे रहने के लिए, एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, ओजोन हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो क्या इन्वायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग मतलब अर्थ कैसे बना, जिस धरती पे हम रहते हैं वो कैसे बना, दैट इज थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थोड़ा सा फोटो मैंने थोड़ा सा वो मूवीज वाला बना के प्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई प्लांट्स है, वो कितना छोटा सा होता है, बाद में कुछ देर के बाद वो फोटोसिंथेसिस करता है, अच्छे से ग्रो अप करता है। तो ग्रो अप करने से उसके अंदर क्या आया? ऑर्गेनिक मैटर ही तो आया। शुरू में 2 सन होते हैं, एक आता है सन 1 और दूसरा आता है कंपेनियन स्टार। ये बहुत बड़ा स्टार होता है, सुपरनोवा बोलते हैं इसको। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है तुम्हारा? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर आप हमें हर रोज बोलते हो ईवीएस पढ़ाओगे क्लास 11th वालों को, बट आप ईवीएस पढ़ाते नहीं हो। सर क्या कर रहे हो? तो मेरी जान, मेरा आप सबसे ये वादा है कि मैं आपकी ईवीएस कंप्लीट करूंगा विद इन 2 डेज। आज आपको तकरीबन 5 लेक्चर मिलेंगे और कल 5 मिलेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। हम इन दोनों मतलब इन 2 दिनों में पूरी ईवीएस या इन्वायरमेंटल साइंस खत्म करने वाले हैं। सर बायो कहां से करें? बायो के भी मैंने पूरे 1 शॉट बना के रखे हैं। नहीं समझ आ रहे हैं मतलब आपका बेस कमजोर है, बट 100% बायो का पेपर भी वहां से बनने वाला है मेरी जान। सर चैप्टर स्टार्ट करें? अपनी एडवर्टाइजमेंट तो आप रज के कर देते हो। हाँ मेरी जान, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट। ईवीएस में भी हमने 70 में से 70 नंबर लाने हैं और पेपर यहीं से आने वाला है मेरी जान। चल आगे चलते हैं। आगे क्या है? दैट इज व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का सिंपल यही मीनिंग है, आवर सराउंडिंग। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? हमारी इर्द गिर्द की सराउंडिंग, मेरी सराउंडिंग। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मेरी सराउंडिंग में क्या क्या है? दैट इज ये पैनल हो गया, वो जग हो गया, ये माइक हो गया, ये कैमरा हो गया, ये चेयर हो गया, पेन पेंसिल शार्पनर रबड़ चार्ट्स हो गए, डेस्क हो गए। तो ये मेरी सराउंडिंग हुई। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग। मे बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के सराउंड मतलब इर्द गिर्द क्या चीज है, वो इसका क्या है? इन्वायरमेंट है। मतलब सराउंडिंग को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं ये बशीर साहब है, बशीर साहब के इर्द गिर्द परवीन है, पिंकी है, सानिया है, शाजिया है, शेरोज है, महरोज है, अशरफ है। तो ये इसकी क्या होगी? सराउंडिंग होगी। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द क्या क्या है, वो उसका क्या है? इन्वायरमेंट है। ठीक। अच्छा, फीचर ऑफ इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट का क्या फीचर है? क्या फीचर है? हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी है ना। जैसे सन से एनर्जी जाती है प्लांट्स के पास, प्लांट से जाती है कहां? एनर्जी एनिमल्स के पास। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में ही चल रहा है। दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। होम्योस्टैटिक का मतलब हो गया ये इन्वायरमेंट खुद ब खुद चलता है। बात समझिए, ये खुद ब खुद है, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है। मतलब सूरज से एनर्जी कन्वर्ट होती है प्लांट्स में, या सूरज से एनर्जी ट्रांसफर होती है प्लांट्स में, फिर प्लांट से एनिमल्स में। ये कोई मशीन नहीं लगी है, ये इन्वायरमेंट की खुद की प्रॉपर्टी है। बात समझे कि नहीं? ये इन्वायरमेंट खुद कर रहा है ये। बात समझे? खुद। अच्छा, उसके बाद इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखता है इन्वायरमेंट। कैसे? जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ह्यूमन बीइंग हूं, तो मैं कौन सी गैस छोड़ता हूं? मैं छोड़ता हूं जी भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये अगर इन्वायरमेंट में ज्यादा रह जाएगी तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। उसी तरह से हमारे साथ में क्या है? दैट इज प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन हम लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं वो कौन लेते हैं? लीव्स लेते हैं। इस तरह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है
ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ती, उस ऑक्सीजन की मात्रा को भी मेंटेन कौन करके रखते हैं? एनिमल्स करके रखते हैं। अच्छा, ये जो इन्वायरमेंट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। आप खुद सोचो, जैसे मैं मर जाऊंगा तो मेरा जो मैटर होगा वो ऑर्गेनिक मैटर होगा, वो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएगा ना। तो ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जैसे कोई प्लांट्स है, वो कितना छोटा सा होता है, बाद में कुछ देर के बाद वो फोटोसिंथेसिस करता है, अच्छे से ग्रो अप करता है। तो ग्रो अप करने से उसके अंदर क्या आया? ऑर्गेनिक मैटर ही तो आया। बात समझ आया कि नहीं आया? हाँ। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अपने हिसाब से इन्वायरमेंट की एक डेफिनेशन दी है। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एनास्टासिया, बोरिंग, हॉलैंड एंड डाउन। बट अगर आप बेसिकली समझो तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? सराउंडिंग। तो सब साइंटिस्ट इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि हर एक अलग अलग डेफिनेशन देगा। उसका बेसिक तो सेम ही होगा कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। एक डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, द इन्वायरमेंट इज द एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन। अब देख, ये किसने दी है? एनास्टासिया। बट आप सब साइंटिस्ट के लिए लगा सकते हो, या सब साइंटिस्ट ये तो बोल ही तो रहे हैं कि इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग होता है। तो साइंटिस्ट का नाम लिखो तो उसके आगे ये लिख दो कि इन्वायरमेंट का मतलब, इन्वायरमेंट मींस सराउंडिंग। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है? द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग। इन्वायरमेंट हर एक चीज होती है दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है। जैसे ये बाहर क्या गैस है वो मुझे अफेक्ट कर रही है, प्लांट्स मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, कोई जानवर है वो मुझे अफेक्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट हीज जीन्स, मेरे जीन्स को छोड़ के बाकी इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो मेरा इन्वायरमेंट है। तो सम टोटल कहां पे हम आके अटके कि इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग होता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसे क्लासिफाई हुआ है? देख, एक है नेचुरल इन्वायरमेंट, एक है सोशल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जो मतलब नेचर ने हमें दिया है, सोशल मतलब जो हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है, सोशली हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है। अगर आप नेचुरल इन्वायरमेंट को देखो तो फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, मेरे इर्द गिर्द जमीन आ गई, लैंड आ गया, हवा आ गई और फिर पानी आ गया। और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या हो गया? मेरे इर्द गिर्द के जानवर आ गए, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए और मैन हो गया, ठीक है। और सोशल इन्वायरमेंट क्या हो गया? जो इंसान ने खुद बनाया है। जैसे एक कल्चरल इन्वायरमेंट है, जैसे जम्मू कश्मीर का कैसा कल्चर है, वो इंसानों ने ही तो बनाया। कल्चर का मतलब हो गया कौन सा सॉन्ग वैसा गाया जाता है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, लोग कैसे बिहेव करते हैं। पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिकल, जैसे जम्मू कश्मीर का भी एक पॉलिटिकल कल्चर है, समझ आया कि नहीं है? हम किसको मानते हैं पॉलिटिकली? हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो वो ऐसा पॉलिटिकल कल्चर हमने क्रिएट करके रखा है। फिर है इकोनॉमिकल कल्चर इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का मतलब हो गया, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहां पैसे की बात की जाए, समझ आया कि नहीं है? जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्वियस सी बात है, हर सोसाइटी में या हर इन्वायरमेंट में पैसे की बात चलती है कि भाई साहब पैसा होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, पैसा सेव होना चाहिए। तो वो क्या है? दैट इज इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो इन्वायरमेंटल स्टडीज, हम इन्वायरमेंटल स्टडीज करते क्यों हैं? इसका बेसिक रीजन ये है कि पहले मतलब शुरू में देर इज नो सब्जेक्ट लाइक इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल स्टडी पहले शुरू में कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, क्योंकि जो इंसान था वो पीसफुली इन्वायरमेंट के साथ रहता था, मतलब वहां पे कोई भी गंद नहीं डालता था। बट आस्ता आस्ता इंसान जैसे डेवलप करने लगा तो वो डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट। इंसान ने अपने घर को ही बर्बाद करना शुरू किया। बात समझिए, इसलिए ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हमें ये बताता है कि क्यों इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंस है और क्यों इन्वायरमेंट को हमने अपनी डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी करनी है। मतलब इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, देख इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल को मेंटेन करता है, एनर्जी फ्लो को मेंटेन रखता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर हैं जिनका वो क्या है? हैबिटेट है, और ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसलिए हमें जैसे जैसे हम खुद की डेवलपमेंट कर रहे हैं वैसे वैसे हमें इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी करनी चाहिए। ओके, इसी इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए हमने ये सब्जेक्ट लाया जिसको हम ईवीएस बोलते हैं। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी का क्या स्कोप है? पहले है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ना है।
कि इकोसिस्टम क्या, इकोसिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ये भी एक इकोसिस्टम है जिसमें मैं हूं, लिविंग और नॉन लिविंग क्या आ गया, एयर, मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, ऑक्सीजन छोड़ रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं। तो ये बताने वाला इन्वायरमेंटल स्टडी ही है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, जिसको हम पल्यूट ना करें, फॉरेस्ट को हम कट ना करें। आप खुद सोचो, पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स हैं, अगर हम उन प्लांट्स को ही काट देंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल करना है कि भाई साहब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉल्यूटेंट ऐड नहीं होने चाहिए, टॉक्सिक गैस ऐड नहीं होनी चाहिए। फिर क्या, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट को इस तरह से मैनेज करना है कि भाई साहब हमारी दुनिया हमारे लिए जन्नत बन जाए और हमें मतलब ऐसा फील ना हो कि भाई हम पोल्यूशन में रह रहे हैं। आप दिल्ली जाके देखो, जम्मू कश्मीर को छोड़ो, दिल्ली जाके देखो, जम्मू जाके देखो, किस तरह से मतलब आपको फील हो जाएगा कि कितना पोल्यूशन का स्तर बढ़ चुका है। स्तर मतलब लेवल बढ़ चुका है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब हमने इन्वायरमेंटल स्टडी से बहुत सारी रिसर्चेज भी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है। रिसर्चेज मतलब नई खोज करनी है, जैसे किसी प्लांट्स को डिस्कवर कर लिया तो वो हमारे इर्द गिर्द ही तो है, जो पहले हमें नहीं पता था अब हमें पता है। डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक लेवल से ऊपर वाले लेवल में जाना, मतलब हम किस तरह से, मतलब क्या ऐसी चीज ला जाएं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। हम इन्वायरमेंटल साइंस क्यों पढ़ते हैं? पहले सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, मतलब एक हार्मनी होनी चाहिए ह्यूमंस और किस किस के बीच में, इन्वायरमेंटल के बीच में, ताकि हम इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना दे। टू नो द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो हमारे इर्द गिर्द के जानवर हैं उनका बिहेवियर पता करना है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सी चीज उनको पसंद है, कौन सी चीज उनको पसंद नहीं है। एक अवेयरनेस लानी है लोगों में कि भाई साहब पोल्यूशन कॉज नहीं करना है, मतलब अगर आप कोई चीज टॉक्सिक यूज कर रहे हो तो उस टॉक्सिक चीज को क्या करना है, कम करना है। मतलब जैसे पॉलीथीन कॉमन है, तो पॉलीथीन जब सॉइल में जाता है तो किस तरह से पोल्यूशन कॉज करता है, तो वो अवेयरनेस लानी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी है। हर एक इंसान में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर होना चाहिए कि भाई साहब आपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, कंजर्व करना है। सब सब तो प्रोवाइड कर रहा है, और आप खुद सोचो ये जो इन्वायरमेंट है ये सब तो प्रोवाइड कर ही रहा है ना आपको। आप देखो इन्वायरमेंट से ही आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, आप देखो तो इन्वायरमेंट से ही आपके लिए फॉरेस्ट है, वहीं पे पानी है, वहीं के प्लांट से जो हमें फूड देते हैं। तो क्यों ना हम इस इन्वायरमेंट को अपने डेवलपमेंट के साथ लेके चलें। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट कैसे होता है, मतलब कैसा है ये हमारा इन्वायरमेंट। एक ऐसा स्फीयर जहां लाइफ पॉसिबल होती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ और स्फीयर का मतलब होता है वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी उसको बोलेंगे बायोस्फीयर। अगर आप इसको क्लासिफाई करोगे, एक है लिथोस्फीयर जहां पे देख सॉइल मिट्टी में कैसे प्लांट्स उगते हैं, फिर पानी में देख कितने सारे जानवर होते हैं, और फिर एटमॉस्फेयर खुद देख ले कि बहुत सारी गैसेज होती हैं जो जानवरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एटमॉस्फेयर। अब मैं ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इसका पूरा स्ट्रक्चर अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, बट ये अगले वाले चैप्टर में, मतलब तकरीबन 5वें 6वें चैप्टर में ये दोबारा आएगा जहां पे मैं इसको डिटेल स्टडी करूंगा। मैं लिथोस्फीयर समझ आया, हाइड्रोस्फीयर समझ आया, एटमॉस्फेयर समझ आया। मैं बोल रहा हूं ये जो एटमॉस्फेयर है ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में किस तरह क्लासिफाई है, बट इसको मैं अच्छे से अभी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, बट अच्छे से जब ये चैप्टर में आएगा तो वहां पे अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। ये वही वाली ईवीएस है जो हम 6th 7th में पढ़ते हैं। देख मैं क्या बोल रहा हूं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर में रॉक, पहला क्या है, दैट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब सॉइल की बात करेंगे, रॉक टूटेगा तो सॉइल बनेगा, इसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, इवन के प्लांट भी अपने मिनरल्स सॉइल से लेते हैं, तो होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी वहीं पे रहते हैं, यहाँ पे मिनरल्स होते हैं, और ये मतलब ये क्रस्ट का ही हिस्सा है। ये कहां तक होता है लिथोस्फीयर, 100 किलोमीटर डीप इनटू द क्रस्ट, मतलब अगर आप यहां से ड्रिल करके 100 मीटर तक नीचे, 100 किलोमीटर तक नीचे जाओगे तो वहां तक क्या होगा, क्रस्ट होगा।
हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी, और ये होम ऑफ मैनी स्पीशीज, ये बहुत सारे जानवरों का क्या है? घर है। 70% ऑफ अर्थ क्रस्ट, 70% ऑफ अर्थ क्रस्ट में क्या फैला है? पानी, और यहाँ पे क्या रहती है? मछलियां रहती हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब ही क्या? एटमॉस्फेयर का मतलब है हवा, मतलब हमारे इर्द गिर्द की हवा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा छोटा सा अर्थ है और इसके इर्द गिर्द एक कंबल है हवा का, ब्लैकेंट ऑफ एयर है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? एटमॉस्फेयर। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सारी गैसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट इसको फिक्स करते हैं किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बता के रखा है कि कितनी परसेंटेज में है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नियोन 0.02% है, क्रिप्टॉन 0.001% है, जीनॉन 0.0009% है। ये ध्यान में रखना एटमॉस्फेयर, ये मैं परसेंटेज में मैंने लिख रखा है। अब है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा, बाद में हम इसके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। देख इधर, ये अर्थ है, ये नीचे वाला ये वाला हिस्सा किसका है? अर्थ का है। अर्थ के ऊपर पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और हेक्सोस्फेयर। बात समझेगी नहीं? कुछ लाइंस के नाम बता रहा हूं, वो दिमाग में रखना। जैसे ओजोन लेयर कहां पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। कार्बन लाइन कहां पे होती है? थर्मोस्फेयर में होती है। एक्सो बेस कहां होता है? एक्सोस्फेयर में होती है। अच्छा, आपको खुद पता है कि यार ये लेयर्स की है, मतलब ये क्या है? दैट इज हवा की ही लेयर्स है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 62 फ़ारेनहाइट, ये 110 माइल्स तक ऊपर है। फिर ऊपर वाली 11 से 31 माइल तक ऊपर, और टेम्परेचर 5 फ़ारेनहाइट। फिर जैसे मीजोस्फेयर में जाओगे तो 32 माइल तक है। टेम्परेचर क्या है? 5 फ़ारेनहाइट से -148 फ़ारेनहाइट है। फिर ऊपर जाओगे तो फिर 930 फ़ारेनहाइट से लेकर 3600 फ़ारेनहाइट है। तो ये 86 to 372 माइल्स तक है। फिर थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये कितना है? 920 माइल्स एंड अबोव द क्लोज टू द एब्सोल्यूट जीरो। अब मेरी बात याद रखना, ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाता है। मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझना कि भाई साहब, आपको पता है कि ये लेयर हाइट में ही ऊपर जा रही होंगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता रहेगा? टेम्परेचर कम होता रहता है कि बढ़ता रहता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 62 फ़ारेनहाइट है, जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता रहता है? कम हो जाता है। ठीक है, बट आप इसको कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताओगे। ठीक, अब है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे बनी। बात समझे कि नहीं? थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब हमारे दिमाग, मतलब अर्थ कैसे बना, जिस धरती पे हम रहते हैं वो कैसे बना, दैट इज थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थोड़ा सा फोटो मैंने थोड़ा सा वो मूवीज वाला बना के लाया हुआ है, तो थोड़ा आगे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ मतलब अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। फ्रॉम वेयर द अर्थ कम, कि अर्थ कहां से आई। एक है मतलब दो तरह की थ्योरी आती हैं, एक है एवोल्यूशनरी थ्योरी, एक है कैटाट्रॉफिक थ्योरी, कैटाट्रॉफिकल थ्योरी। एक है एवोल्यूशनरी थ्योरी, एक है कैटाट्रॉफिकल थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बोलती है कि भाई साहब, जैसे ही सन बना होगा उसी के साथ प्लैनेट्स भी तैयार हो गए होंगे, और जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, सन का एवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे प्लैनेट का भी एवोल्यूशन हुआ और हमारा अर्थ बना। ठीक है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ सेम एज दैट ऑफ द स्टार, मतलब जैसे जैसे स्टार्स इवॉल्व हुए हैं वक्त के साथ, वैसे वैसे प्लैनेट भी इवॉल्व हुए हैं वक्त के साथ। दिस इज एवोल्यूशनरी थ्योरी, मतलब प्लैनेट्स तभी से बनना शुरू हुए थे जब सन बनना शुरू हुआ था, ये कहने का मतलब है। और कैटाट्रॉफिकल थ्योरी का मतलब ये हो गया कोलिशंस ऑफ द स्टार, मतलब कुछ स्टार कोलाइड हुए होंगे और वहां से क्या बने होंगे? प्लैनेट्स बने होंगे। इस कैटेगरीज में बहुत सारी थ्योरी आती है, इस कैटेगरी में भी बहुत सारी थ्योरी होती है। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे समझना। ये हमारा सोलर सिस्टम, और ये हमारा आ गया सबके पापा सन जी आ गए, और ये हमारे 8 प्लैनेट आ गए। हम अभी इस अर्थ की बात कर रहे हैं कि ये कैसे बना हो का थ्योरीज है, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, सिर्फ थ्योरीज है। जैसे एवोल्यूशनरी थ्योरी में पहला है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। इसको सपोर्ट करने वाले दो साइंटिस्ट हैं। पहला है कैंट, दूसरा है लैप्लेस। ये दो साइंटिस्ट हैं जिसने नेब्यूलर थ्योरी को क्या किया है, दैट इज सपोर्ट किया। और ये क्या बोलता है पहले क्या है, पहले होता था नेब्यूला। व्हाट डू यू मीन बाय नेब्यूला? नेब्यूला होता है गैस का बवंडर या
गैस का बंडल, मतलब यूनिवर्स में कुछ नहीं था, वहां पे सिर्फ गैस का बॉन्डर था। वो गैस के बॉन्डर पार्टिकल अपने अपने पास आए और वो घूमने लग गए। जब क्या करने लगे, वो घूमने लग गए। घूमते घूमते जो लाइटर था वो सेंटर पे आ गया। घूमते घूमते जो लाइटर था वो क्या आ गया, सेंटर पे आ गया। मतलब ये लाइटर एलिमेंट सेंटर पे आए, मतलब गैस थी ना, गैस में बहुत सारी और गैस हो सकती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो लाइटर पार्टिकल थे वो आ गए सेंटर में और बनाया हमारा सन। और जो बचे हुए पार्टिकल थे वो सराउंडिंग में वो क्या करने लगे, रिवॉल्व करने लगे। ठीक है, वो रिवॉल्व करने लगे और बना क्या, नेब्यूला। और फिर नेब्यूला में क्या हुआ, ये नेब्यूला भी एक गैस का बवंडर है। फिर यहां पे क्या हुआ कि छोटे छोटे इसी तरह से, मतलब एक यहां बड़ा बवंडर बना तो लाइटर पार्टिकल आ गए अंदर और हैवियर चले गए बाहर और वो बना नेब्यूला। फिर इस नेब्यूला में बना बवंडर, इसमें बना बवंडर, और इसमें जो लाइटर थे वो सेंटर में आ गए और हैवी वरियर वाले बाहर चले गए। और इसी नेब्यूला गैस से हमारा क्या बना, प्लैनेट बने। और इसी से हमारा क्या बना होगा, दैट इज अर्थ बना होगा। ये कौन बोलती है, नेब्यूलर हाइपोथेसिस कहती है। और इसको सपोर्ट करने वाला कौन था, कैंट और लैपलेस। ठीक, उसके बाद है प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस। प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें ये सीधा सीधा ये बोलता है कि पहले पहले डस्ट के पार्टिकल थे और वो गोल गोल घूमने लगे, गोल गोल घूमने लगे और उन्होंने क्या बनाया, दैट इज प्रोटो प्लैनेट बनाया। ठीक है, उस प्रोटो प्लैनेट ने और बहुत सारे पार्टिकल को क्या किया, इकट्ठा किया और वो बड़ा बन गया। ठीक है, और रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, इसको बोलते हैं प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस। और ये दी किसने थी, दैट इज वॉन विसैकर, वाइसैकर ने दी थी, वॉन विसैकर ने दी थी। तो इस डस्ट के पार्टिकल से क्या बन रहा है, प्लैनेट। इसी तरह से इसने बोला जैसे ये प्लैनेट बन रहे होंगे वैसे सन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। क्या, कि पहले डस्ट पार्टिकल था, उस डस्ट पार्टिकल में हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा थे और वो घूमने लगे तो एक प्रोटो सन बना और फिर बाद में हमारा बड़ा सन बना। और फिर जैसे ही ये प्लैनेट इसके कांटेक्ट में आया और ये इसके इर्द गिर्द क्या करने लग गया, रिवॉल्व करने लग गया। होप तुझे अच्छे से ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, फिर अब यहां पे ना हमारे ये जो एवोल्यूशनरी थ्योरी थी वो खत्म आ जाती है। अब दूसरी थ्योरी क्या होती है, दैट इज कैटाट्रॉफिक और कैटालाइसीमिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसमें कोई ना कोई कोलिजन होगी। पहला है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, गिवन किसने दिया था, रसल और लिटलटन ने दिया था। इसने ये बोला कि भाई साहब पहले शुरू में दो सन थे। ठीक है, शुरू में क्या थे, दो सन थे। एक का नाम था प्रिमिटिव सन, जो पुराना सन था। एक सन इसके इर्द गिर्द क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, दैट इज S1। और S2 कहीं बाहर से आया था। तो अब कितने हो गए, 3 सन। ये जैसे ही सन इसके पास से गुजरा ना, इसके पास से गुजरा, तो इन दोनों और इस दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी तो कुछ पार्टिकल यहां से बाहर निकले। इसको बोलते हैं इजेक्टेड मैटर। क्या बोलते हैं इसको, इजेक्टेड मैटर। और इसी इजेक्टेड मैटर से क्या बने, प्लैनेट्स बने, जो बाद में चल के इस प्रिमिटिव सन के इर्द गिर्द क्या करने लग गए, घूमने लग गए। मतलब बेसिकली पहले 3 सन से, एक प्रिमिटिव सन और दूसरे S1 और S2, ये दोनों जब टकराए या पास से गुजरे तो उससे इजेक्टेड मैटर बना और उस इजेक्टेड मैटर से क्या बने हैं, हमारे प्लैनेट्स बने हैं। और वैसे ही हमारा सन बना होगा। अब है सुपरनोवा थ्योरी ऑफ हॉयले, सुपरनोवा थ्योरी ऑफ हॉयले। यहां पे क्या होता है कि शुरू में 2 सन होते हैं। एक आता है सन 1 और दूसरा आता है कंपेनियन स्टार। ये बहुत बड़ा स्टार होता है, सुपरनोवा बोलते हैं इसको। न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं अलग अलग तरह के, हाइड्रोजन जुड़ जुड़ के हीलियम बन रहा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब फिर ये रिएक्शन हो रहा होता है तो ये बड़ा हो रहा होता है। जैसे ही ये बड़ा हो रहा होता है तो उसी बड़े होने की वजह से इससे क्या निकलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स। और इसी तरह से हमारा अर्थ भी ऐसे ही निकला होगा और बाद में चल के अर्थ इस सन के इर्द गिर्द क्या करने लग गया होगा, रिवॉल्व करने हो गया होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब है मेट्रियोइड हाइपोथेसिस ऑफ ऑटोन सचिमिड। इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि पहले से ही सन था, कोई सन नहीं था।
हुआ क्या हुआ, ये कि डस्ट के पार्टिकल आपस में जुड़े, घूमने लगे, मेट्रियोइड्स बने, मेट्रियोइड्स के साथ और बड़े बड़े पार्टिकल जुड़े तो बना प्लैनेट, और प्लैनेट इस सन के इर्द गिर्द क्या करने लगा, घूमने लगा। बात समझ आएगी नहीं है? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना कि किस तरह से हमारे प्लैनेट्स बने होंगे और किस तरह से हमारा क्या बना होगा, अर्थ बना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मतलब अब मैं अर्थ के स्ट्रक्चर को समझा रहा हूं और मैंने ये आपके सामने लाया। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखो तो जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। फिर अंदर जो होता है वो होता है मेंडल, क्या होता है, मेंटल, और फिर आता है कोर, एक आउटर कोर है और फिर अंदर वाली कोर है, दैट इज इनर कोर। बात समझे कि नहीं है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, क्रस्ट, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल में मैग्नीशियम सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, फिर कोर फ्लोटर्स जिसमें कैल्शियम सल्फाइड और मैग्नीशियम सल्फाइड होता है, फिर फ्लूइड कोर होता है जिसमें आयरन प्लस सल्फर होता है, फिर इनर कोर होता है जिसमें निकल और सिलिकॉन के क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। इस तरह से हमारा अर्थ क्या कर रहा है, बना हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा नजर मार लेना, अच्छे से देख लेना, और एक चीज याद रखना कि ये जो क्रस्ट है ये आपका क्या है, लिथोस्फीयर, और यही सपोर्ट करता है किसको, लाइफ को, बाकी कोई भी हिस्सा सपोर्ट नहीं करता। मैन और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा इंसान है, ठीक, मैं इंसान हूं, खुद सोचो, मैं इन्वायरमेंट से क्या ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, फूड ले रहा हूं, मेडिसिन ले रहा हूं, लैंड दे रहा है मुझे रहने के लिए, एग्रीकल्चर कर रहा हूं, ओजोन हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो क्या इन्वायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। मान के चलो इस चीज का हमें पैसा देना होता है इन्वायरमेंट को, तो हम 1 लाख रुपए पर डे देते, बट हम देते नहीं हैं। इसलिए इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ना चाहते हुए भी अपने इन्वायरमेंट का शुक्रगुजार नहीं कर सकते। हमने इन्वायरमेंटल स्टडी इसीलिए बनाई है ताकि हम इन्वायरमेंट को डेवलप कर सकें, और जो भी इसके साथ इंसान गलत कर रहा है उसको सुधारा जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो अवेयरनेस करनी है, एक एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई साहब इन्वायरमेंट को सेव करना है, नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज को यूज करना है इन्वायरमेंट में, किस कुछ चीज को यूज नहीं करना, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कितने सारे लोग होते हैं जो मतलब उनको एजुकेशन बिल्कुल कम है, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो पॉलीथीन को यूज करते हैं, वैसे ही ऐसे डाल देते हैं। बात समझे कि नहीं है? पॉल्यूटेंट को कम करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऐसे स्तर पे लाना है कि भाई साहब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर रहे हो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। और कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स, फॉरेस्ट को क्या करना है, कंजर्व करना है। रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, हमने एयर पोल्यूशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। यहां पे हमारा ईवीएस का पहला चैप्टर होता है खत्म। मैंने बिल्कुल बेसिक जाके अच्छे से ये चैप्टर करवाया है, इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछें, बाकी कमेंट सेक्शन भरा करें, जहां पे कोई डाउट हो, कुछ भी हो, अपनी सजेशन रखा करें, क्योंकि जब तक आप सजेशन नहीं दोगे मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम से मिलेंगे। बायो का बच्चा अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है उसके सारे लेक्चर में आप खत्म कर चुका हूं, प्लीज वन शॉट को जाओ, देखो पेपर वहीं से बनने वाला है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। और ईवीएस में 2 दिन में कंप्लीट करने वाला हूं। थैंक यू।